चैप्टर्स 257, 258, 259, 260, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 257, पीछे से एक बर्छा। ज़ॉम्बीज़ के हमले धीरे धीरे कम हो गए और माहौल शांत हो गया। वक्त मिनट दर मिनट गुजरता गया। बीच बीच में कुछ गू मास्टर्स वीरगाति को प्राप्त हो रहे दया ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर रहे थे। 2 घंटे बाद डिंग हाउ ने फैंग युआन के इंस्ट्रक्शन पर ज़ॉम्बीज़ के हमले अचानक से बढ़ा दिए और उस टूटी फूटी डिफेंसिव लाइन को तोड़ दिया। ए फ्लैट कारवां में सिर्फ 30 के करीब लोग बचे थे। उन्हें यहां से निकलना ही होगा। सबके दिमाग में एक ही बात थी, क्योंकि सबको दिख रहा था कि अगर वो यहां से निकल गए तो बचने का एक चांस है, और अगर अपनी पोजीशंस पर डेट रहे तो उनकी मौत पक्की है। पर यहां से निकलना भी एक डेस्परेट स्ट्रगल था। सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ की पार्टन ने उन्हें घेर रखा था और बीच बीच में काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ भी उनका रास्ता रोक रहे थे। इन मामूली लोगों को छोड़ दो, ये सिर्फ हमारी स्पीड कम करेंगे। जिया लोंग चिल्लिया। शैंग शिन सियाई और सियो डाई का चेहरा पीला पड़ गया। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। फैंग युआन ने उन्हें डिफेंड किया। बचे हुए सभी मामूली लोगों को बेरहमी से छोड़ दिया गया, सिर्फ वो दोनों बची थीं। जिया लोंग और दूसरे गू मास्टर्स कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें फैंग और बाई की ताकत पर निर्भर रहना था। वो बड़ी मुश्किल से घेरे से आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही लगा कि वो निकलने वाले हैं, डूहरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ आ गए। हम वापस चलेंगे। फैंग युआन ने शांग शिन सियाई और सियो डाई को खींचा और धीमी आवाज में कहा। बाई निंग बिंग रुक गई। क्या वो फिर से घेरे में नहीं घुस रहे थे? लेकिन फैंग युआन पहले हाई शांग शिन सियाई और सियो डाई के साथ पीछे हटने लगा था। बाई निंग बिंग ने अपने सामने खाली मैदान को देखते हुए दांत पीसे, लेकिन फिर भी वो मुड़ी और फैंग युआन के पीछे हो ली। दूसरे गू मास्टर्स उन हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ के साथ एक अजीब सी लड़ाई में फंस गए। हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ 1000 जानवरों के राजा जितने ताकतवर द, और भले ही वहां कई रैंक 3 गू मास्टर्स द, वो पहले से ही थके हुए थे। जैसे जैसे उनकी लड़ाई हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ से चलती रही, आसपास के काले और सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ उनके पास आने लगे। इससे उल्टा फैंग और बाई पर प्रेशर काफ़ी कम हो गया। फैंग युआन कुछ दर्जन कदम पीछे हटा और फिर से घेरे से निकलने की कोशिश करने लगा। बेशुमार सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ उनका रास्ता रोक रहे थे, लेकिन फैंग युआन बस उनमें घुसता और आगे बढ़ता गया। उसने जो ताकत दिखाई वो बेहद ज्यादा थी। जहां से भी वो गुजरता, सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ मर रहे थे। बाई निंग बिंग हकी बक्की रह गई। क्या ये फैंग युआन की असली ताकत थी? ये सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ कुछ ज्यादा ही कमज़ोर हैं। उसने हमला करते ही कुछ गड़बड़ महसूस की। उन्हें रोकने वाले सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ पहले से कई गुना कमज़ोर थे। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल सुन्न थे और वो ठीक से हमला भी नहीं कर रहे थे। वो पंचिंग बैग्स की तरह ज्यादा लग रहे थे। क्या फैंग युआन ने ये कमजोरी ढूंढ ली है और अब इसका इस्तेमाल कर रहा है? अजीब है, ये सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ तो एक जैसे दिखते हैं, आखिर उसने ये कमजोरी ढूंढी कैसे? बाई निंग बिंग परेशान और हैरान थी। फैंग युआन दूसरी तरफ मन ही मन गालियां दे रहा था। जाने से पहले उसने डिंग हाउ को याद दिलाया था कि ज़ॉम्बीज़ को बाहर से स्ट्रांग लेकिन अंदर से वीक दिखाना और यूज रियलिस्टिक बनाना। तो ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है? डिंग हाउ पसीने से लथपथ था। उसने कभी ज़ॉम्बी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए इतना कंसंट्रेशन नहीं लगाया था। वो बेहद नर्वस था। उस लग रहा था कि उसने अपने सबसे बड़े सीनियर भाई का सीक्रेट मिशन बर्बाद कर दिया है। गिल्ट और चिंता ने यूज फैंग युआन के एक्ट में पूरी कोशिश से सहयोग करने पर मजबूर कर दिया। जब तक वो फैंग युआन की आइडेंटिटी नहीं जानता था, तब तक ठीक था, लेकिन अब जब वो जानता था कि फैंग युआन उसका सबसे बड़ा सीनियर भाई है, तो वो उस पर सच में हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? विज़ब, सियो डाई ने हैरानी से कहा। शैंग शिन सियाई की खूबसूरत ईमू भी चमक उठी। फैंग युआन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अपराजेय जनरल युद्ध के मैदान में चल रहा हो। एक अजीब सी इनविंसिबिलिटी की फीलिंग दे रहा था। हीरोज से किसे प्यार नहीं होता? किस लड़की ने सफ़ेद घोड़े पर सवार प्रिंस, एक हीरो जो ब्यूटी को बचता है, का सपना नहीं देखा था? सियो डाई ने देखा था और शांग शिन सियाई ने भी। इस वक्त जब मास्टर और सर्वेंट ने फैंग युआन की चौड़ी पीठ को देखा, उनके दिलों में हलचल मच गई। फैंग युआन बदसूरत था, लेकिन इस पल ये बदसूरती उनके लिए एक खूबसूरत रोशनी दे रही थी। उसकी बहादुरी और हिम्मत ने इस खतरनाक सिचुएशन में फंसी दोनों लड़कियों को एक अजीब सा सिक्योरिटी का एहसास दिया। वो उस पर भरोसा और डिपेंड करना चाहती थीं। इतनी खराब एक्टिंग, साला फट्टू। फैंग युआन सच में डिंग हाउ को लात मारना चाहता था। उसके विचार तेजी से चले और वो डिंग हाउ की मानसिक स्थिति समझ गया।
लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। फैंग युआन ने अपनी उंगली छोटी की, फिर उसने हिम्मत से कैनोपी गू को डीएक्टिवेट किया और एक हमला करते सफेद बालों वाले ज़ॉम्बी की तरफ चार्ज किया। उसका मांस फट गया, फैंग युआन जख्मी हो गया। गुड, यही होना चाहिए था, फैंग युआन ने खुशी से सोचा। ये शांग शिनसियाई का भरोसा जीतने का सबसे अच्छा मौका था, वो इसे बेकार कैसे जाने दे सकता था। कमीने, बाइनिंग बिंग ने गाली दी और तुरंत फैंग युआन की तरफ दौड़ी, शांग शिनसियाई को छोड़कर। फैंग युआन के पास यांगू था, वो उसके वापस आदमी बनने की चाबी थी और वो बिल्कुल नहीं खो सकती थी। हे भगवान! डिंग हाउ का पूरा शरीर कांप गया जब उसने फैंग युआन को जख्मी होते देखा। वो खुद को दोष दे रहा था, चिंता और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी जब वो बड़बड़ाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में नहीं किया, सबसे बड़े सीनियर भाई। शैंग शिनसियाई और सियोडाई दोनों चिल्ला उठे। उनके दिल में दर्द हुआ फैंग युआन को जख्मी देखकर। क्या कर रही हो, वापस जाओ और उन्हें प्रोटेक्ट करो, फैंग युआन ने धीमी आवाज में चिल्लाया जब बाइनिंग बिंग उसके पास आई। बाइनिंग बिंग की नीली आंखें बड़ी हो गई, वो तुरंत समझ गई कि फैंग युआन ने जानबूझकर हमला झेला है, यह कमीना। ज्यादा मत करो, बाइनिंग बिंग की ईंट फड़की, उसने ये शब्द कहे और चली गई। डिंग हाउ के कंट्रोल में सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज धमकी भरे गेस्चर्स कर रहे थे, लेकिन ये सब दिखावा था और एक्शन कम। बाइनिंग बिंग ने एक सफेद बालों वाले ज़ॉम्बी को लात मारकर उड़ा दिया और तेजी से शांग शिनसियाई के पास वापस चली गई। ही तू कैसा है? शांग शिनसियाई ने बाइनिंग बिंग का हाथ पकड़ा और पूछो। वो ठीक है, बाइनिंग बिंग के होठ फड़के। तुम उसके साथ स्विच क्यों नहीं कर रही हो, वो जख्मी है। नर्म दिल शांग शिनसियाई के शब्दों में एक अजीब सा गुस्सा था। बाइनिंग बिंग के होठ फड़के, वो ये तो नहीं बता सकती थी कि फैंग युआन ने जानबूझकर हमला झेला है ना? इसलिए उसने झट से एक बहाना बनाया, वो हमेशा से ऐसा ही है, जब वो हमला शुरू करता है तो कभी नहीं रुकता, जब तक कि वो गिर ना जाए। शांग शिनसियाई की खूबसूरत एड़ी झपकी और हल्की सी लाल हो गई। सियोडाई ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी उंगली पहले ही नम हो चुकी थी। मास्टर और सर्वेंट के दिलों में फिर से हलचल मची जब उन्होंने फैंग युआन को देखा। ये कैसा आदमी था? ज़ॉम्बीज की इस भीड़ में वो बिना डरे घूम रहा था, लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कोई शक नहीं कि वो एक हीरो था, एक उदास हीरो। फैंग युआन को जख्मी देखकर डिंग हाउ डर से कांप रहा था और रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फैंग युआन कुछ दूर तक आगे बढ़ा और शांग शिनसियाई और ग्रुप को ज़ॉम्बी जीहे से बाहर निकाल लाया। बस इतना ही? उसने असंतुष्टि से अपने होठ चाटे और अपने शरीर पर लगे एकलौता घाव को गुस्से से देखा। इतना अच्छा मौका था शो ऑफ करने का, लेकिन उस सिर्फ एक चोट लगी। एक्टिंग सच में काफी नहीं थी। सिर्फ एक चोट लगने के बावजूद इसने पहले हाई शांग शिनसियाई और सियोडाई को बेहद चिंतित कर दिया था। ही तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? घाव कितना गहरा है? सब मेरी वजह से। शांग शिनसियाई की एड़ आंसुओं से नम हो रही थी। कितना काला खून बह रहा है, लॉर्ड ही आपको जहर चढ़ गया है, सियोडाई ने गहरी चिंता से कहा। फैंग युआन ने अपनी छाती फुलाई और एक गहरी, निडर आवाज में कहा, यह तो बस एक मामूली सी चोट है, कॉप्स पॉइजन थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन मैं यूज क्लियरिंग हीट गू से डिटॉक्सिफाई कर सकता हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हंसने लगा। कैंप तबाह हो चुका था, हर तरफ आग जल रही थी। कारवां के बचे हुए लोगों ने जाने से पहले कैंप को आग लगा दी थी। यह अपने पुल जलने के लिए था और रोशनी का एक जरिया भी था। फैंग युआन और ग्रुप ज़ॉम्बी जीहे से बाहर निकले और आग की रोशनी के आउटर पेरीमीटर तक पहुंचे। रोशनी फैंग युआन के चेहरे, छाती और उसके घाव पर पड़ी। वो हंसा, उसका चेहरा बदसूरत था, लेकिन इसने दोनों लड़कियों को एक अलग ही तरह का हीरोइक चार्म दिया। उन्होंने हीरो के ब्यूटी को बचाने के सपने देखे थे, एक हैंडसम और बिंदास हीरो के सपने। सच कहूं तो फैंग युआन की इमेज और उनके हीरो की इमेज में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन अजीब तरह से दोनों लड़कियों को लगा कि यही असली हीरो है। वो बिंदास, निडर था और यूएस में एक अनोखा हीरोइक स्पिरिट था। कई सालों बाद शांग शिनसियाई खुद से पूछो करती कि फैंग युआन उसके दिल में इतना गहरा कैसे उतर गया। हर बार वो अनजाने में उस रात के बारे में सोचने लगती। उसके पीछे ज़ॉम्बीज की पाटन पर परतें, उसके चेहरे पर चमकती आग की लपटें, उसके चेहरे पर जलने के निशान, उसकी मुस्कान से दिखते उसके सफेद दांत। उसकी गहरी काली आंखें खुद उस देख रही थी। आमतौर पर ठंडी और बेपरवाह आंखें नारंगी लपटों के नीचे हल्की सी गर्माहट दिखा रही थी। हमें बचाओ,
कैरावान ग्रुप ज़ॉम्बीज की भीड़ में गहरी तरह से घिर गया था और फैंग युआन की तरफ की सिचुएशन देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। फैंग युआन की नज़र चमकी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शैंग शिनसियाई ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें चोट लगी है, मत जाओ, चलो यहां से चलते हैं। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? सिर्फ वही करो जो तुम कर सकते हो। मन में शांति तभी मिलती है जब कोई वही करता है जो वो कर सकता है। फैंग युआन हंसा और शांग शिनसियाई के हाथ पर थपथपाया। फिक्र मत करो, मैं नहीं जा रहा। उनके और मेरे बीच कोई मेहरबानी या नफरत नहीं है। चलो चलते हैं। लेकिन इस तरह जाना इतना ठीक नहीं था। क्या होता अगर कोई जानता कि उसने ज़ैंग जू को मारा है और डेस्परेशन में ये चिल्ला देता, तो शैंग शिनसियाई क्या सोचती? सच तो ये था, उसकी चिंताएं बेकार थी। चेन शिन और चेन शुआंग जिन जो इस मामले के बारे में जानते थे, वो पहले ही लड़ाई में मर चुके थे। फैंग युआन की ईद में एक तेज रोशनी चमकी जब उसने जोर से चिल्लाया, लगे रहो, रुको जब तक मैं उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाता हूं, फिर मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। भाई ही तू, आप नेक इंसान हो। हमें उम्मीद है भाई ही तू जल्दी लौटेंगे। भाई ही तू, अगर आपने मुझे बचाया तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। कारवां के लोग एक के बाद एक चिल्लाने लगे। फैंग युआन कड़वाहट से हंसा और मास्टर और सर्वेंट की हैरान नजरों को देखा। मैं उन्हें थोड़ी उम्मीद दे रहा हूं ताकि वो शायद कोई चमत्कार कर दे। हाय, मैं बस इतना ही कर सकता हूं। फैंग युआन की इमेज तुरंत दोनों लड़कियों के दिलों में और ऊंची हो गई। फैंग युआन और ग्रुप पहाड़ के रास्ते पर दौड़े। चांदनी रात में पहाड़ का रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ से ढका हो। उनकी पहले की चर्चा के मुताबिक डिंगहाओ ने यहां रास्ता रोकने के लिए ज़ॉम्बीज का एक बैच अरेंज किया था। 4 लोग तय की हुई जगह पर पहुंचे। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग को अपनी इन से इशारा किया, फिर यूएस जगह पर खड़ा हो गया। तुम लोग पहले जाओ, मैं इन ज़ॉम्बीज को रोकूंगा और जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मास्टर और सर्वेंट के कदम तुरंत धीमे हो गए, लेकिन बाइनिंग बिंग के मानने पर वो रास्ते पर दौड़ते रहे और जल्दी हाई फैंग युआन की नजरों से ओझल हो गए। फैंग युआन हंसा। उसने ऐसा एक्ट किया जैसे वो ज़ॉम्बीज से स्ट्रगल कर रहा हो और एक सही मौका पाकर उसने जंपिंग ग्रास एक्टिवेट किया और ज़ॉम्बीज के ऊपर से कूदकर डिंगहाओ के पास पहुंच गया। कारवा के साथ लड़ाई अभी भी जारी थी। कारवा की तरफ से सिर्फ 3 लोग बचे थे, लेकिन फैंग युआन को जिस चीज ने हैरान किया वो ये थी कि एक हरे बालों वाला ज़ॉम्बी सच में मर गया था। डिंगहाओ से पूछने पर उस पता चला कि एक गू मास्टर ने एक रेयर रैंक 3 डेटोनेशन गू इस्तेमाल किया था। सबसे बड़े सीनियर भाई। डिंगहाओ तुरंत झुका। उसका चेहरा पीला था और माथा पसीने से भरा हुआ था। उसने कभी भी ज़ॉम्बीज को इतनी तीव्रता से कंट्रोल करने के लिए अपने विचारों को इस तरह नहीं बांटा था। मुख्य बात यह थी कि यूज फैंग युआन के निर्देशों के अनुसार काम करना था, जिससे वो और थक गया था। पहले वो बस ज़ॉम्बीज को हमला करने या पीछे हटने का आदेश देता था। वो उन्हें सिर्फ धमकी भरे गेस्चर्स करने और खाली हवा में हमला करने का आदेश कैसे दे सकता था? और उस अभी भी इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके शांत रखना था जब फैंग युआन अनपढ़ हमला करता। सबसे बड़े सीनियर भाई, आपकी चोट कैसी है? ये सच में जानबूझकर नहीं हुआ। मेरे पास यहाँ एक हीलिंग गू है। डिंगहाओ ने जल्दी से समझाना शुरू किया। फैंग युआन ने उसके कंधे पर थपथपाया। तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत मेहनत की है। मेरी चोट की चिंता मत करो, मैंने वो जानबूझ कर ली थी। ए फ्लैट, तुम्हें बस थोड़ी और ताकत इस्तेमाल करनी है और इन लोगों का सफाया करना है। जी। डिंगहाओ ने तुरंत राहत की सांस ली। उत्साह से भरकर उसने अनागिनत ज़ॉम्बीज को आगे बढ़ाना शुरू किया। बचे हुए 3 लोग जानते थे कि उनकी मौत निश्चित है। एक ने अपनी इंग बैंड की और आह भरी, दूसरे ने फैंग युआन का नाम पुकारा और तीसरा जोर जोर से रो रहा था। मौत के खतरे में उनकी असलियत पूरी तरह से सामने आ गई थी। ज़ॉम्बीज की भीड़ ने तीनों को निगल लिया। फैंग युआन ने संतुष्टि से सर हिलाया। क्या कोई बचकर भागा? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। मैंने वही किया जो सबसे बड़े सीनियर भाई ने निर्देश दिया था और पेरीमीटर पर बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज लगा दिए थे। डिंगहाओ ने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया। बैटलफील्ड साफ कर दो, याद रखना कोई निशान ना छूटे। जी, सबसे बड़े सीनियर भाई। डिंगहाओ ने कैरावान्स पर हमला करते वक्त कभी खुद को एक्सपोज नहीं किया था, जो दिखाता है कि उसके पास निशान साफ करने में एक सर्टेन लेवल की एकम्प्लिशमेंट थी। उसने बैटलफील्ड को आसानी से साफ किया और निशानों को एक आम ज़ॉम्बी भीड़ के कारवां पर हमले के रूप में छिपा दिया। फैंग युआन ने मन ही मन उसकी तारीफ में सर हिलाया। हालांकि वो फैंग युआन से उम्र में बड़ा था, उसका अनुभव अनुभवी फैंग युआन से तुलना नहीं कर सकता था। फैंग युआन ने कुछ ऐसे एरियाज की तरफ इशारा किया जो नजरअंदाज हो गए थे, जिससे डिंगहाओ उससे और एडमायर करने लगा।
जैसे कि सारे प्राइमेवल स्टोन्स नहीं लिए जा सकते, उन्हें कुछ पीछे छोड़ने पड़ेंगे, आखिर ज़ॉम्बीज उन्हें कलेक्ट नहीं करेंगे। एक और बात यह थी कि सारे लाशों को ज़ॉम्बीज में नहीं बदलना चाहिए। कॉप्स पॉइजन गहरा या हल्का हो सकता है और उनके पास लाशों को ज़ॉम्बीज में बदलने का 100% चांस नहीं था। सबसे बड़े सीनियर भाई, कृपया ये प्राइमेवल स्टोन्स ले लीजिए। लगभग 5 मिनट बाद डिंग हाउ ने समझदारी से अपने कलेक्ट किए हुए प्राइमेवल स्टोन्स ऑफर किए। फैंग युआन ने यूस पर एक नज़र डाली। लगभग 13,000 प्राइमेवल स्टोन्स थे। उसने बिना हिचकिचाए उन्हें लिया और तुसीता फूल में रख लिया। तुम्हारी कमाई कैसी रही? फैंग युआन ने डिंग हाउ के कंधे पर थपथपाया और गर्माजोशी से पूछो। डिंग हाउ के पीले चेहरे पर एक उत्तेजित रोशनी आ गई। इस बार कमाई बहुत बड़ी है। मुझे 5 पूरे शरीर माइल हैं और वो सब रैंक 3 गू मास्टर्स हैं। दर्जनों गू मास्टर कॉप्सेस भी हैं, वो सब स्ट्रेंथ गू मास्टर्स हैं। जब वो ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे तो मुझे कम से कम काले बालों वाले ज़ॉम्बीज तो मिल ही जाएंगे। हाँ, तुमने अच्छी फसल काटी है। इन काले बालों वाले ज़ॉम्बीज को ठीक से पालो और तुम्हारे पास नए हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज जरूर होंगे। डिंग हाउ ने बार बार सर हिलाया। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। ये पहली बार है जब मैंने एक पूरा कैरावान निगल लिया है। ये सब सबसे बड़े सीनियर भाई की वजह से है, जिन्होंने रास्ते में बीस्ट ग्रुप्स को अट्रैक्ट किया और लगातार उनकी ताकत कम की। ये सारी कमाई मैंने सबसे बड़े सीनियर भाई की वजह से की है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारी कमांडिंग एबिलिटी काफी अच्छी है। लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुमने अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। तुम्हारा मन थक गया है और तुम्हारी आत्मा जख्मी है। तुम्हें कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत है। अपनी आत्मा का अच्छे से ख्याल रखना हमारे वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी आत्मा मजबूत नहीं है तो हमारा मन कमजोर होगा और ज़ॉम्बीज को कमांड करना और मुश्किल होगा। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए नर्म लहजे में कहा। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, सबसे बड़े सीनियर भाई। डिंग हाउ लगभग 10 साल से अकेले रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने उसके लिए चिंता दिखाई थी, इसलिए वो भावुक हुए बिना नहीं रह सका। इस इमोशनल स्पाइक ने यूस तुरंत एक तेज चक्कर दे दिया। उसका शरीर कांपा और अगर फैंग युआन ने यूस सहारा ना दिया होता तो वो शायद सर के बाल जमीन पर गिर गया होता। मुझे शर्म आ रही है। मेरा कल्टीवेशन अभी भी काफी नहीं है, मुझे चक्कर आ रहा है और मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। डिंग हाउ बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, गुफा में वापस जाओ और ठीक से आराम करो। हालांकि कल भी तुम्हें सर दर्द होगा, तुम्हारा मन काफी हद तक ठीक हो जाएगा और तुम इन ज़ॉम्बीज को आसानी से कमांड कर सकोगे। फैंग युआन मुस्कराया। जी, मैंने ये पहले भी अनुभव किया है जब मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैं मौके पर ही बेहोश होने वाला था। हा। डिंग हाउ हंसा। ठीक है, मुझे अब निकलना होगा, मैं तुम्हें अपनी मंजूरी देता हूं। ठीक से आराम करो और मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं तुम्हें मास्टर से श्रद्धांजलि दिलवाने ले जाऊंगा। हाँ, तुम्हारी गुफा कहाँ है? वो पहाड़ के आधे रास्ते पर एक काले तालाब के पास है। यूज ढूंढना आसान है, वो काला तालाब बहुत अनोखा है, उसका आकार एक पेंटाग्राम जैसा है। डिंग हाउ बहुत खुश था और उसने तुरंत जवाब दिया, सबसे बड़े सीनियर भाई, क्या आप सच में मेरे साथ मेरी गुफा देखने नहीं आएंगे? मैं नहीं आ सकता, वक्त की कमी है, मुझे मास्टर को सीक्रेट मिशन सौंपना है। अच्छा नहीं हुआ, किसी ने मरने का नाटक किया, अभी भी कोई बचकर भाग गया है। कहाँ? डिंग हाउ का दिमाग हिल गया और वो तुरंत देखने के लिए पीछे मुड़ा। एक है। अगले हाइपाल, एक हड्डी का बर्छा उसकी खोपड़ी में घुस गया। धड़ाम। डिंग हाउ जमीन पर ढेर हो गया। एक मोटा, घुमावदार हड्डी का बर्छा उसकी खोपड़ी में घुसा हुआ था। खून और दिमाग धीरे धीरे यूएस घुमावदार छेड़ से बाहर बह रहे थे। उसकी यूं खुली की खुली रह गई, एकदम विश्वास ना कर पाने वाला एक्सप्रेशन था। फैंग युआन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, एक बेपरवाह एक्सप्रेशन में बदल गई। वो धीरे से झुका और डिंग हाउ का पैर पकड़कर उस तबाह हुए कैंप की तरफ घसीटने लगा। आग अभी भी जल रही थी। ज़ॉम्बीज अपना मालिक खो देने के बाद बिना मतलब के इधर उधर कूदने लगे। जमीन पर पड़ी लाशों ने उनका ध्यान खींचा, उन्हें ललचाया। वो लाशों की तरफ कूदने लगे, उन्हें काटने और नोचने लगे। फैंग युआन डिंग हाउ की लाश को लाशों से भरे युद्ध क्षेत्र से घसीट कर ले गया। ज़ॉम्बीज के लाशें खाने की आवाजें उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। उसने डिंग हाउ को जल रही आग में फेंक दिया और चुपचाप देखता रहा जैसे लाश धीरे धीरे राख में बदल गई। लाश पर लगे गु कीड़े भी दुख भरी आवाज में रोते रहे और फिर धीरे धीरे जलकर मर गए। जब शांग शिनसियाई को शांग क्लैन लीडर द्वारा पहचान लिया जाएगा तो शांग क्लैन उसकी सख्ती से जांच जरूर करेगा।
ये लड़ाई निश्चित रूप से अत्यंत महत्व की होगी। अगर डिंग हाओ उनके द्वारा पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो फैंग युआन खतरे में पड़ सकता था। बेशक डिंग हाओ एक ईमानदार आदमी था, धोखा देना आसान था और एक बहुत अच्छा मोहरा था, लेकिन उसकी कीमत कभी भी शांग शिनसियाई के बराबर नहीं हो सकती थी। और अगर रिस्क द तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर था। इसमें उसके शरीर पर लगे गू कीड़ों को छोड़ना भी शामिल था। जब तक फैंग युआन उन्हें अपने पास रखता, सेकेंड ज़ॉम्बी किंग यूज ढूंढ सकता था। इसके अलावा फैंग युआन के लिए ज़ॉम्बी हार्ट गू को खिलाना सुविधाजनक नहीं था और ये सिर्फ निशान छोड़ सकता था जो शांग क्लैन की जांच में पकड़े जा सकते थे। जहां तक इन ज़ॉम्बीज का सवाल है, वो अपना मालिक खोने के बाद वापस आम ज़ॉम्बी भीड़ बन गए थे। जब वो इन लाशों को खा लेंगे, उनका एक हिस्सा यहीं रहेगा और दूसरा हिस्सा चला जाएगा, म्यू बेई पहाड़ पर भटकता हुआ और भोजन की तलाश करता हुआ। जब ये सब हो जाएगा तो पूरा सीन और भी नेचुरल लगेगा। जब तक डिंग हाओ की लाश राख नहीं हो गई, फैंग युआन धीरे धीरे वहां से चला गया। ज़ॉम्बीज लाशों को खा रहे थे, ये दिमागहीन चीजें अब कोई खतरा नहीं थी। चैप्टर 258, जैसा सोचा था वैसी जुदाई। चंद्रमा रात के आसमान में ऊंचा लटक रहा था, जैसे चांदनी पानी की तरह बह रही हो। शांग शिनसियाई एक बड़े पत्थर पर खड़ी दूर देख रही थी, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। भाई तू अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सियो डाई ने जोड़ा। उनके साथ भला क्या हो सकता है, चिंता मत करो। बाइनिंग बिंग एक सूखे पेड़ से टिक कर खड़ी थी, सोच रही थी कि फैंग युआन फिर से क्या कर रहा है। माइन्यूट पर मिनट गुजरते गए, शांग शिनसियाई की भवेंग सिकुड़ती गई जबकि उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बाइनिंग बिंग को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। लगभग 8 मिनट बीत चुके थे, क्या सच में फैंग युआन के साथ कुछ हो गया था? यूज फैंग युआन की मौत की परवाह नहीं थी, जिस चीज की उस परवाह थी वो फैंग युआन पर लगा यांगू था। उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। इसका आधा हिस्सा फैंग युआन के गायब होने की वजह से था और आधा हिस्सा उसकी अपनी लाचारी की वजह से। जैसे जैसे फैंग युआन का कल्टिवेशन आगे बढ़ रहा था, उससे निपटना और यांगू हासिल करना बेहद मुश्किल लग रहा था। इसका मतलब था कि अगर फैंग युआन अपने वादे से मुकर गया तो उसके पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। बाइनिंग बिंग जानती थी कि फैंग युआन किस तरह का इंसान है, इतने लंबे समय तक उसके साथ सफर करने के बाद। फैंग युआन का कल्टिवेशन रैंक 3 के करीब आ रहा था, वादा किया गया समय भी नजदीक आ रहा था और उसका दिल तेजी से बेचैन हो रहा था। तीनों ने आपस में बात की और जब उन्होंने फैंग युआन की मदद के लिए वापस जाने का फैसला किया, तभी वो पहाड़ के रास्ते पर उनकी नजरों में आ गया। शांग शिनसियाई ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल फिर से धड़क उठा जब फैंग युआन उनके सामने चला आया। भाई तुम फिर से जख्मी हो गए। फैंग युआन ने जानबूझकर अपने शरीर पर कुछ और घाव बना लिए थे। उसने ठंडी हवा की सांस ली। जब तुम लोग अभी अभी निकले थे, एक हरे बालों वाला ज़ॉम्बी आ गया। खुशकिस्मती से मैं तेजी से भागा, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, वो शायद अभी भी मेरा पीछा कर रहा हो। तीनों ने जब ये सुना तो वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और उसी रात अपनी यात्रा तेज कर दी। ए फ्लैट तक फैंग युआन के मकसद पूरे हो चुके थे और उसने रास्ते में ठीक से बिहेव किया। म्यू बेई पहाड़ पार करने के बाद वो श्वांगजियांग पहाड़ पर पहुंचे। इस पहाड़ की 2 चोटियां थी जो एक गहरी खाई से अलग थी। चोटियां एक दूसरे से मिलती जुलती थी और एक शानदार ऑरा दे रही थी। ए फ्लैट चारों के पास कारवां की सुरक्षा नहीं थी, इसलिए जब वो पहाड़ से गुजर रहे थे तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी। खुशकिस्मती से श्वांगजियांग पहाड़ पार करने के बाद जूले पहाड़ था। जूले पहाड़ पर चाओ क्लैन था और उस जंगली इलाका नहीं माना जा सकता था क्योंकि वहां इंसानी बस्ती थी। ट्रेड रूट का सबसे खतरनाक हिस्सा अब खत्म हो चुका था, इसलिए खतरा काफी कम हो गया था। फैंग और बाई बाई क्लैन द्वारा वांटेड दी, इसलिए वो चाओ क्लैन नहीं गए। चारों लगातार चलते रहे। जूले पहाड़ पार करने के बाद वो कियानकू पहाड़, जू रेन पहाड़, लुजाओ पहाड़, 6 बड़े पहाड़ों को पार करते रहे। इस दौरान फैंग युआन का कल्टिवेशन रैंक 2 मिडिल स्टेज से पीक स्टेज तक पहुंच गया। पूरे सफर में वो सिर्फ कुछ दूर दराज के गांव में रुकते दी अपना सामान भरने के लिए। जैसे जैसे वो शैंगलियांग पहाड़ के नजदीक आते गए, पहाड़ी रास्ता चौड़ा होता गया और रास्ते पर चलने वाले लोग भी बढ़ते गए। और आखिरकार उस दिन शांगलियांग पहाड़ उनकी नजरों के सामने आ गया। पफ, वो शैंगलियांग पहाड़ है? शांग शिनसियाई ने अपना हाथ माथे पर रखा सूरज की रोशनी से बचने के लिए और दूर ओक पर देखा, फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ी। मिस्सी, हम लगभग पहुंच गए। सियो डाई खुशी से हंसी और जोश में शांग शिनसियाई का हाथ हिलाया। बाइनिंग बिंग ने सिर्फ देखा और कुछ नहीं कहा।
हम शांग लियांग पहाड़ पहुंचकर अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। लेडी जैंग, मैंने आपका एहसान चुका दिया है, फैंग युआन ने अचानक कहा। क्या? सियो डाई ने हैरान होकर सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग युआन ऐसा कहेगा। वो वहीं हक्की बक्की खड़ी रह गई। शैंग शिनसियाई का एक्सप्रेशन बदल गया, उसकी पलकें हल्की सी कांपी जब उसने फैंग युआन को देखा। इन दिनों जबकि फैंग युआन चुप रहता था, वो उसके लिए एक सहारा बन चुका था। ए फ्लैट जब वो जा रहा था, शांग शिनसियाई को तुरंत एक खालीपन और कमी का एहसास हुआ। हर चीज का एक अंत होता है। फैंग युआन ने एक लंबी सांस ली। सच है। शैंग शिनसियाई ने अपने होठ दबा लिए, उसकी सांसें भारी हो रही थी। इन दिनों फैंग युआन के साथ रहकर वो उसका कैरेक्टर जान गई थी। वो अपने फैसलों पर अमल करने वाला एक दृढ़ निश्चयी आदमी था। चलो, अभी भी ये जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, हम शहर के गेट पर पहुंचकर अलग हो जाएंगे। फैंग युआन आगे चलने लगा। ग्रुप का माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, यहां तक कि लगातार बक बक करने वाली सियो डाई भी चुप थी। वो जितना शांगक्लैन सिटी के नजदीक जा रहे थे, उनकी जुदाई उतनी ही करीब आ रही थी। शांगक्लैन सिटी ने अनजाने में शांग शिनसियाई के कदम धीमे कर दिए थे। शांगक्लैन सिटी इस सफर की उसकी मंजिल थी और उस अपने टारगेट के पास आकर खुश होना चाहिए था, लेकिन अभी वो शांगक्लैन सिटी नहीं पहुंचना चाहती थी। लेकिन रास्ता आखिरकार सीमित था। वो अंत में शांग लियांग पहाड़ के नीचे पहुंच ही गए। शांगक्लैन सिटी का विशाल दरवाजा उनकी उनके सामने था। ये अलग होने का वक्त था। फैंग युआन ने शांग शिनसियाई को गहरी नजरों से देखा और सर हिलाया। सिर्फ 2 शब्द कहे, अपना ख्याल रखना। ये सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इसने शांग शिनसियाई के खूबसूरत शरीर को थरथरा दिया। फैंग युआन मुड़ा और चला गया। रुको। शांग शिनसियाई ने हिम्मत जुटाई और अचानक बोली। शहर के दरवाजे के आसपास शोर शराबा और हलचल का समंदर था। लोग इधर उधर आ जा रहे थे। शांग शिनसियाई की खूबसूरत एमी फैंग युआन को देख रही थी, जबकि भीड़ उनके आसपास तेजी से गुजर रही थी। हम किसी दिन फिर मिलेंगे। एहसान करने वाले, आपने शायद अपने दिल में मेरा एहसान चुका दिया हो, लेकिन आपने मुझे बार बार बचाया है। ये एहसान जो आपने मुझ पर किया है वो समुंदर जैसा गहरा और पहाड़ जितना भारी है। एहसान करने वाले, आपने कहा था जरूरत में मिली एक बूंद का बदला पूरी नदी से चुकाया जाएगा। वे आपको जरूर चुकाऊंगी। अस नौजवान लड़की का लहजा दृढ़ था और उसके दृढ़ दिल को जाहिर कर रहा था। फैंग युआन उसकी तरफ मुस्कुराया, फिर मुड़ा और चला गया, धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया। शैंग शिनसियाई वहीं पर काफी देर तक खड़ी रही। मिस, वो लोग सच में बेदर्द हैं, बस ऐसे ही चले गए। सियो डाई पास आई और उसका हाथ पकड़ा। वो हमें परेशानी में नहीं डालना चाहते। उनकी डिमोनिक पाथ आइडेंटिटी शांग लियांग पहाड़ पर भी एक्सपोज नहीं हो सकती। शैंग शिनसियाई का स्वभाव दयालु था, हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचती थी। ओ, ऐसी बात थी। सियो डाई को समझ आया। वो शायद डिमोनिक गू मास्टर्स हों, लेकिन वो अच्छे लोग हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इन शांगक्लैन सिटी में कुछ बड़ा करूंगी। मेरी प्रतिभा के लिए यहां जरूर कोई जगह है। मैं शायद एक मामूली इंसान हूं जो कल्टिवेट नहीं कर सकती, लेकिन मैं गू मास्टर्स को अपने लिए काम पर रख सकती हूं। मैं उनका एहसान भविष्य में जरूर चुकाऊंगी। हाँ, मुझे आप पर विश्वास है, मिसी। अजीब है, तुमने शांग शिनसियाई को पूरे रास्ते प्रोटेक्ट किया, अब जब हम शांग लियांग पहाड़ पहुंच गए हैं तो जानबूझकर अलग क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि शांगक्लैन सिटी में लोगों की भारी भीड़ है और तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिव गु नहीं है। अगर तुम सिर्फ भाव खा रहे हो, तो ध्यान रखना कि तुम उस खो ना डू। नहीं तो तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। ये सच में एक बड़ा मजाक होगा। बाइनिंग बिंग ने ठंडे से फैंग युआन को याद दिलाया। फैंग युआन ने यूज इग्नोर कर दिया। उसकी नज़र शांग शिनसियाई और सियो डाई पर तब तक टिकी रही जब तक वो शहर के दरवाजे से अंदर नहीं चले गए, और तभी उसने अपनी नज़र हटाई। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक शांगक्लैन लीडर शांग शिनसियाई के शांगक्लैन सिटी में घुसते ही उसके अंदर अपने खून को पहचान लेगा। लेकिन कंफर्मेशन के लिए वो अत्याचारी शांगक्लैन लीडर अस्कारवा के सभी लोगों को, जिसमें शांग शिनसियाई यूएस समय शामिल हुई थी, पकड़ लेगा और उन्हें घर में बैंड करके उनसे पूछताछ और जांच करेगा। जब सच सामने आ जाएगा और शांग शिनसियाई की पहचान कंफर्म हो जाएगी, शांगक्लैन लीडर कारवां के सभी सदस्यों को उनके सामान की दुगनी रकम देकर उदारता से मुआवजा देगा। शांग शिनसियाई सीधे एक मामूली लड़की से शांगक्लैन लीडर की प्यारी बेटी बन जाएगी। इस घटना ने एक सनसनी मचा दी थी और एक लोकप्रिय चर्चा का विषय बन गई थी। इसी वजह से फैंग युआन को शांग शिनसियाई से अलग होना पड़ा।
फैंग युआन के अपर्चर में कई गुद जो कभी किसी के सामने एक्सपोज नहीं हो सकते थे, खासकर स्प्रिंग ऑटम सकाडा। अगर उसकी जांच होती और उसका एपर्चर सर्च किया जाता तो ये एक बड़ी मुसीबत बन जाती। अगर ये कोई आम क्लैन होता तो फैंग युआन को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि क्लैन लीडर्स जिनका आमतौर पर सबसे ज्यादा कल्टिवेशन होता है वो ऐसे क्लान्स में सिर्फ रैंक 4 स्टेज पर होते हैं। लेकिन शांग क्लैन लीडर के पास रैंक 5 कल्टिवेशन था और वो यहाँ का सबसे ऊंचा कल्टिवेशन भी नहीं था। शांग क्लैन में सुप्रीम एल्डर्स द जिंग के पास रैंक 6 कल्टिवेशन था। अगर वो फैंग युआन का एपर्चर सर्च करते तो स्प्रिंग ऑटम सकाडा गहराई में छिपा होने के बावजूद भी पकड़ा जाता। अलविदा कहने का एक और फायदा था, वो ऐसा दिखेगा जैसे यूज शांग शिनसियाई से कुछ नहीं चाहिए। इससे उसके दिल में सिर्फ एहसान चुकाने का इंप्रेशन और गहरा होगा। बाद में जब वो शांग शिनसियाई से मिलेगा तो वो निश्चित रूप से उसका विश्वास हासिल कर लेगा। असल में शांग शिनसियाई के साथ एक अटूट रिश्ता बनाने का सबसे तेज तरीका सेक्सुअल रिलेशन के जरिए था। फैंग युआन महसूस कर सकता था कि शांग शिनसियाई के दिल में उसके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं। अगर वो उसकी इज्जत ले लेता तो भविष्य की शांग क्लैन लीडर उसके प्यार में पागल हो जाती। फैंग युआन शायद बदसूरत दिखता था, लेकिन उसने जो करिश्मा दिखाया था उसने पहले हाई शांग शिनसियाई का दिल जीत लिया था। वो जानता था कि अगर वो चाहता तो शांग शिनसियाई यूज माना नहीं करती, लेकिन यह तरीका बिल्कुल नहीं अपनाया जा सकता था। अगर वो ऐसा करता तो वो शांग क्लैन का दामाद बन जाता और शांग क्लैन नामक रथ से बंध जाता। टैप फैंग युआन अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती, उसके हाथ पैर बंध जाते, यहां तक कि उसके कल्टीवेशन को भी जानबूझकर दबाना पड़ता। जैसे जैसे उसका कल्टीवेशन तेजी से बढ़ता, यह बोन फ्लैश यूनिटी गू को एक्सपोज कर देता, जो निश्चित रूप से एक हलचल मचा देता और हर तरह का ध्यान आकर्षित करता। फैंग युआन समझता था कि बोन फ्लैश यूनिटी गू की कितनी कीमत है, यहां तक कि शांग क्लैन भी उस अपने पास नहीं रख सकता था। और अगर इसके ऊपर स्प्रिंग ऑटम सकाडा भी रिवील हो गया ही तो वो एकांत में रहने वाले रैंक 6 गू मास्टर्स, यहां तक कि रैंक 7 गू मास्टर्स भी एक के बाद एक कूद पड़ेंगे। रैंक 6 तक पहुंचने के बाद गू मास्टर की ताकत में एक गुणात्मक बदलाव आता है, उनमें से हर एक पूरे क्लैन की ताकत से टक्कर ले सकता था। एक बार जब उसके शांग शिनसियाई के साथ सेक्सुअल रिलेशंस हो जाते, शांग शिनसियाई की पहचान कंफर्म होने के बाद भले हाई वो शांग क्लैन लीडर क्यों ना हो, वो सब फैंग युआन को ढूंढने आते। फैंग युआन ऊपर से एक अनजान डिमोनिक गू मास्टर था, उसका जांच और पूछताछ होना लाजमी था। अगर वो भाग जाता तो यूज शांग क्लैन की पकड़ और अरेस्ट वारंट का सामना करना पड़ता। ये बाई क्लैन के अरेस्ट वारंट से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था। बाई क्लैन बुरी हालत में था और उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन शांग क्लैन सदर्न बॉर्डर के बादशाहों में से एक था। अगर ऐसा होता तो फैंग युआन के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता, वो था सदर्न बॉर्डर से भागना। शांग यानफेई हवा में पालथी मारकर बैठा था, उसका पूरा शरीर आग की लपटों में नहा रहा था। लपटें खून की तरह लाल थी और अंधेरे में शांति से जल रही थी। शांग क्लैन के लीडर के रूप में वो हर दिन क्लैन के मामलों में व्यस्त रहता है और उसके पास कल्टिवेट करने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। इसके बावजूद अपनी जबरदस्त एप्टीट्यूड और समझ के साथ वो रैंक 5 अपर स्टेज तक कल्टिवेट कर पाया था और पीक स्टेज से सिर्फ एक कदम दूर था। आज का कल्टिवेशन खत्म होने वाला था। लाल लपटें धीरे धीरे फैली और सिकुड़ी, आखिरकार शांग यानफी के सर पर लंबे लाल बालों में बदल गई। आग की रोशनी के बिना अंधेरा फैल गया, इस जगह का एकलौता मालिक बन गया। अचानक शांग यानफी ने अपनी आंखें खोली, उसकी पुतलियां खून के रंग में रंगी हुई थी और उसकी नजर बिजली की तरह चमकी जब उसने अंधेरे को चीर दिया। एक नया वंश जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, ये अचानक से कहां से आ गया? चैप्टर 259, बाप और बेटी का मिलन। शांग यानफी के दिमाग में एक ख्याल आया और वो तुरंत उस अंधेरे से गायब हो गया। जब वो दोबारा प्रकट हुआ तो वो शांग क्लैन सिटी के बहरी इलाके में था। हर तरह का शोर उसके कानों में घुस रहा था। सड़क के दोनों तरफ तरह तरह के स्टॉल्स लगे थे। आसपास के लोगों ने सिर्फ खून जैसी आग की एक झलक देखी और फिर एक काले कपड़े पहने लाल बालों वाला सुंदर आदमी उनके बीच प्रकट हो गया। बापरी, मेरी तो रूह कांप गई। ये आदमी कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई शांग क्लैन सिटी में अपना गो इस्तेमाल करने की? कई लोगों ने हैरानी भरी नजरों से देखा, सिर्फ कुछ ही लोगों ने शांग यानफी को पहचाना, लेकिन वो भी सुरे नहीं थे। शांग यानफी ने नजरों को नजरअंदाज किया और ब्लड लाइन रिएक्शन का पीछा किया। उसकी तेज इंद्रियां शांग शिनसियाई पर जा टिकी। दो लड़कियां एक स्टॉल के सामने रुकी हुई थी। मिसी, यह हैपन सच में बहुत सुंदर है।
सियो डाई ने स्टॉल से एक जड़े का हैपन उठाया और यूज शांग शिनसियाई के सुंदर बालों से मैच किया। शांग शिनसियाई ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फैंग युआन से अलग होने के बाद से उसका मूड खराब था। सियो डाई उल्टा चुलबुली थी, शहर की चमक धमक से मोहित थी। अचानक शांग शिनसियाई ने अपने दिल में कुछ महसूस किया और पीछे मुड़ी। उसकी नज़र तुरंत शांग यानफी पर पड़ी। काले कपड़े और लाल बालों वाला शांग यानफी भीड़ में बहुत अलग दिख रहा था, जैसे गिद्धों की भीड़ में शेर हो। लेकिन जिस चीज ने शांग शिनसियाई को आकर्षित किया वो उसका लुक नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी पारिवारिक रिश्ता और उसके खून की पुकार थी। बिना कोई शब्द कहे, जिस पल शांग शिनसियाई ने शांग यानफी को देखा, वो इस आधे उम्र के आदमी की पहचान समझ गई। वो उसका पिता था। पिता। शांग शिनसियाई के लिए ये शब्द रहस्यमयी और दूर का था, जिसमें दुख और उदासी छिपी थी। बचपन से उसने अपनी मां से अनागिनत बार अपने पिता के बारे में पूछा था, लेकिन उसकी मां हमेशा चुप रहती थी। और अब आखिरकार वो अपने पिता से मिली। तो ये वजह थी कि मां ने मरने से पहले मुझे शांग क्लैन सिटी जाने को कहा था। यूज एहसास हुआ और आंसू अनियंत्रित रूप से उसकी आंखों से बहने लगे। जिस पल शांग यानफी ने शांग शिनसियाई को देखा, उसने उसकी मां से जोड़ लिया और उसकी पहचान समझ गया। एक जैसे, वो सच में एक जैसे थे। इस बच्ची का कोमल चेहरा उससे बिल्कुल अलग नहीं था। शांग यानफी को अचानक दिल में दर्द महसूस हुआ। वो धुंधले रूप से उस फिर से देख पा रहा था। असदूर की दोपहर में जब बसंत की बारिश हो रही थी, जब कमल के तालाब के पास विलो के पेड़ बेफिक्री से झूम रहे थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी के नीचे शांग क्लैन का युवा मास्टर शांग यानफी बारिश से भागती हुई शांग क्लैन की युवा लड़की से मिला। एक स्कॉलर और ब्यूटी की मुलाकात। ये पहली नजर का प्यार था। उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने दिल खोल दिए और शादी करने का वादा किया। लेकिन दुनिया के मामलों में कोई बेबस ही हो सकता है। ताकत और सुंदरता मछली और भालू के पंजे की तरह थे, किसे दोनों मिल सकते थे। युवा शांग यानफी एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में आग जल रही थी। यह आग आदमियों की ताकत और प्रभाव के प्रति स्वाभाविक महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा या प्यार, कर्तव्य या आजादी, अपने दुश्मनों को कुचलना या ब्यूटी से किया वादा। शांग यानफी ने आखिर में पहले वाले को चुना और दूसरे को छोड़ दिया। उसने बाद में अपने भाइयों और बहनों को हराया, शांग क्लैन लीडर के पैड पर पहुंचा और शानदार सिंहासन पर बैठा। वो एक रैंक 5 गु मास्टर बना, अनागिनत सुंदरियों से शादी की और अब उसके कई बेटे और बेटियां हैं। और क्योंकि जैंग क्लैन और शांग क्लैन पीढ़ियों से दुश्मन थे, वो उस ढूंढने नहीं जा सका। दुनिया में हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्लैन लीडर की पहचान उसकी सफलता का प्रतीक बन गई, लेकिन वो जंजीरें भी बन गई जो यूज बांधती हैं। राजा की हर हरकत हलचल ला सकती थी और सबकी नजर उस पर रहती थी। शांग क्लैन के लीडर के रूप में वो अपने प्रेम संबंध को क्लैन पर असर डालने कैसे दे सकता था। इन सालों में उसने खुद को मारने की कोशिश की और अपने दोष और चिंताओं को न्याय और कर्तव्य के कारणों का इस्तेमाल करके गहराई में छिपा लिया। उसने सोचा था कि वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन अब जब उसने शांग शिनसियाई को देखा, तो उसके अंदर छिपी वो गर्म यादें तुरंत उसकी आत्मा को बसंत की बारिश की आवाज की तरह लपेट ली। अभी उसके दिल में लहरें उठ रही थी। खून का रिश्ता जो पानी से गाढ़ा होता है, एक नदी में बदल गया था। अब उसका दोष यूएस नदी में हो पड़ा और एक समंदर बन गया, उस तुरंत डूबा दिया। उसने एक हल्का कदम उठाया और गायब हो गया। अगले हाईपैल शांग शिनसियाई के सामने प्रकट हो गया। सियो डाई ने हैरान होकर सांस ली। आसपास के सभी लोग हैरान और चौंक गए, लेकिन इसमें शामिल दोनों लोगों ने कुछ महसूस नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? शांग यानफी ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में एक चुंबकीय गुण था और वो मजबूत गर्माहट से भरी हुई थी। शांग शिनसियाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक कदम पीछे लिया और अपने होठ सख्ती से बैंड कर लिए। फिर उसने मजबूती से शांग यानफी को देखा। उसकी नजर में जिद थी। ये वही आदमी था जिसने उसकी मां का दिल दुखाया था। ये वही आदमी था जिसकी वजह से उस बचपन से भेदभाव और बदमाशी का सामना करना पड़ा। ये वही आदमी था जिसने उसकी मां को मोहित कर लिया था, जिसके बारे में वो मरते दम तक सोचती रही। ये वही आदमी था और फिर भी वो है मेरा पिता। उसका मूड हो पड़ा और गुस्से में आ गया। अनागिनत भावनाएं मिलकर एक भयानक भंवर बन गई, जो उसके दिमाग को निगलने की धमकी दे रही थी। वो बेहोश हो गई। मिस्सी। सियो डाई जो शांग यानफी के ऑरा में खोई हुई थी, होश में आई और चिल्लाई। लेकिन शांग यानफी एक कदम तेज था और उसने शांग शिनसियाई को अपने हाथों में थाम लिया। किसमें इतनी हिम्मत है जो खुलेआम शहर के नियम तोड़े और गु इस्तेमाल करे? क्या तुम्हें जेल जाना है?
शहर के गार्डों के एक ग्रुप ने अजीब बदलाव महसूस किया और गालियां देते हुए वहां आ गए। आह, लॉर्ड क्लैन लीडर। उनके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए जब उन्होंने शांग यानफी को देखा और सभी घुटनों के बाल बैठ गए। पूरी सड़क पर हलचल मच गई। तुम हो शेंग क्लैन कै? सीओ डाई हकलाए और शब्दाहीन हो गई। शांग यानफी ने सीओ डाई का हाथ पकड़ा, एक खून के रंग की आग भड़की और तीनों गायब हो गए। डोट। लाइन में खड़े हो जाओ, एक एक करके अंदर आओ। हर किसी को शहर में घुसने के लिए टोल के रूप में 10 प्राइमेवल स्टोन्स देने होंगे। एक बार जब आप शहर में घुस जाते हैं तो आप अपने गू का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। नियम तोड़ने वालों को कम से कम 7 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। शहर के गेट पर गार्ड जोर से चिल्ला रहे थे। शहर की दीवारों पर कई अरेस्ट वारंट्स चिपके हुए थे। कुछ पहले ही उम्र के कारण पीले पड़ चुके थे और दूसरे वारंट्स से ढके हुए सिर्फ उनका एक कोना दिख रहा था, और कुछ बिल्कुल नए थे जो दीवारों पर लापरवाही से चिपकाए गए थे। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग लाइन के साथ आगे बढ़े और धीरे धीरे शहर के गेट के पास पहुंचे। जैसा सोचा था, उन्होंने बाई क्लैन से अपने लिए एक अरेस्ट वारंट देखा। बाई क्लैन, फैंग युआन ने मैन हाईमैन नाक सिकोडी। 2 महोदय, कृपया रुकें। गेट के गार्ड फैंग और बाई के पास आए। दोनों ने आम कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल आम लोगों जैसे दिख रहे थे। बाइनिंग बिंग ने अपनी स्ट्रॉ हट और नीचे कर ली। ये रहे 20 प्राइमेवल स्टोन्स। फैंग युआन बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, उसने बस एक बैग आगे कर दिया। गार्ड ने अमाउंट कंफर्म किया और तुरंत उन्हें जाने दिया। बेशक उसके पास दीवारों पर अरेस्ट वारंट्स भरे पड़े थे जिन्हें वो आसानी से देख सकता था, लेकिन उसने शुरू से अंत तक उन्हें एक नज़र भी नहीं देखा। यह अरेस्ट वारंट्स दिखावे के अलावा कुछ नहीं थे। शैंग क्लैन मुनाफे को प्राथमिकता देता था। जब तक कोई प्राइमेवल स्टोन्स वो शहर में घुस सकता था। हर दिन अनागिनत डेमोनिक गू मास्टर्स इन गार्डन की एड़ी के नीचे से गुजरते थे। दोनों पक्षों ने एक मौन समझौता कर लिया था। डेमोनिक गू मास्टर्स अपना लूटा हुआ माल शांग क्लैन सिटी में बेचते थे और उन्हें किसी भी कमी वाले गू वॉर्म्स को भी भरना होता था। शांग क्लैन सिटी उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। कोई ये भी कह सकता है, शांग क्लैन सिटी के विकास के विशाल स्तंभों में से एक डेमोनिक गू मास्टर्स थे। ऑफ कोर्स, डेमोनिक गू मास्टर्स शहर में बहुत दिलेरी और आक्रामक रूप से नहीं घुस सकते थे। आखिरकार शांग क्लैन सिटी राइचस पाथ का प्रतिनिधि टीवी करता था और उन्हें भी अपने कार्यों के कुछ परिणामों पर विचार करना होता था। शहर के दरवाजों से गुजरने के बाद दोनों के सामने एक चौड़ी सड़क आ गई। सड़क पर लोग इधर उधर आ जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े ऊंचे पेड़ लगे थे और उनकी छाया में तरह तरह के स्टॉल्स थे। कुछ तिल के पराठे, मुलायम बीन कर्ड, मांस और सब्जियों जैसी खाने की चीजें बेच रहे थे, जबकि दूसरे गहने और तरह तरह की अन्य चीजें बेच रहे थे। दोनों स्टॉल्स के पास से गुजरे, फिर उन्हें इमारतें दिखी। ऊंची बांस की इमारतें, मिट्टी की इमारतें और सफेद ग्रे टाइल वाले घर। दुकानें, होटल्स, सराय, लोहार की दुकानें और इस तरह की चीजें एक के बाद एक दिखने लगी। भाई, क्या आपको कमरा चाहिए? हमारा रेट बहुत सस्ता है, एक रात के लिए सिर्फ आधा प्राइमेवल स्टोन। एक आधे उम्र की महिला मुस्कुराते हुए फैंग और बाई के पास आई। फैंग युआन ने यूज घूरा और बिना कुछ कहे चला गया। उसका चेहरा सच में डरावना था और उसने आधे उम्र की महिला को एक बड़ा झटका दिया। उसने उस फिर परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय अपना टारगेट उसके पीछे चल रही बाइनिंग बिंग को बनाया। भाई, घर से दूर रहना आसान नहीं है। हमारा इन काफी अच्छा है, रात में एक सुंदर लड़की भी होगी। रेड लाइट स्ट्रीट जाना आपके लिए सस्ता नहीं पड़ेगा। हम जैसे मामूली लोग जो बाहर माल बेचने जाते हैं, अपनी जान से पैसा कमाते हैं, फिर भी अपनी मेहनत की कमाई उन जगहों पर खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे इनकी लड़कियां अभी भी सबसे अच्छी हैं, बेहद सस्ती भी। हमारे पास मैच्योर लड़कियां हैं और यहां तक कि फ्रेश, क्यूट और प्यारी भी हैं। आपकी पसंद क्या है, भाई? आधे उम्र की महिला ने धीमी आवाज में, एक अनिश्चित एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसने फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को उनके कपड़ों से मामूली समझ लिया था। बाइनिंग बिंग के चेहरे पर एक गहरा गुस्सा उभर आया। दफा हो, वो ठंडे से बोली, उसकी आवाज हड्डियों तक ठंडक पहुंचा देने वाली थी। आधे उम्र की महिला का चेहरा तेजी से बदल गया, उसका पूरा शरीर सख्त हो गया जब वो वहीं पर सुन खड़ी रह गई। तो ये लड़की थी। हा, बड़ी बहन जैंग, तुमसे इस बार गलती हो गई। पास के वर्कर्स जो उसी पेशे के थे और ग्राहकों को बुला रहे थे, जोर से हंस पड़े और आधे उम्र की महिला का मजाक उड़ाया। रास्ते में बाइनिंग बिंग ने मर्द होने का नाटक करने में काफी प्रगति की थी, इसलिए अनुभवी दलाले ने भी गलती कर दी। 4 सीजन्स रेस्टोरेंट। 1 घंटे बाद फैंग युआन 5 मंजिला ऊंची इमारत के सामने रुका।
इमारत सफेद काले टाइल से बनी थी, जिसमें सिंदूरी दरवाजा और विशाल स्तंभ थे। वहां शराब की खुशबू और व्यंजनों की महक फैली हुई थी। ये शांकलैंड सिटी का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था। सर्स, कृपया अंदर आइए। एक चतुर वेटर ने फैंग और बाई को देखा और जल्दी से उन्हें बुलाने बाहर आया। दोनों काफी देर से चल रहे थे और सफर कठिन था। उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट में घुस गए। सर्स, कृपया यहां बैठिए। वेटर ने रास्ता दिखाया। फैंग युआन ने हल्की सी भवेंग सिकोड़ी, ये हॉल बहुत शोर वाला है, हम ऊपर जाएंगे। वेटर ने तुरंत एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिखाया। मैं आपसे नहीं छिपाऊंगा सर्स, हमारे पास ऊपर प्राइवेट रूम्स हैं, लेकिन वो सिर्फ गू मास्टर्स के लिए खुले हैं। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी और अपने स्नो सिल्वर प्राइमिवल एसेंस का कुछ हिस्सा दिखाया। वेटर जल्दी से झुक गया। मेन माउंट टाई को पहचानने में नाकाम रहा। कृपया ऊपर आइए। जब वो सीढ़ियों तक पहुंचे तो वेटर रुक गया। एक जवान और मीठी दिखने वाली लड़की पास आए और नर्माता से बोली, लॉर्ड्स, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप किस फ्लोर पर जाना चाहते हैं? फोर सीजन्स रेस्टोरेंट में 5 फ्लोर्स हैं। पहला फ्लोर हॉल मामूली लोगों के लिए है, दूसरा फ्लोर रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए है, तीसरा फ्लोर रैंक 2 गू मास्टर्स के लिए है, उनके लिए 20% डिस्काउंट है, चौथा फ्लोर रैंक 3 गू मास्टर्स के लिए है और उनके लिए 50% डिस्काउंट है, पांचवां फ्लोर रैंक 4 गू मास्टर्स के लिए है और सर्विसेज मुफ्त हैं। फैंग युआन हंसा, तो फिर चौथा फ्लोर? लड़की का एक्सप्रेशन तुरंत थोड़ा और सम्मानजनक हो गया। उसने झुककर सलाम किया। कृपया अपना प्राइमिवल एसेंस प्रदर्शित करें। चैप्टर 260, सबकी अपनी अपनी चाल। स्टीम्ड लैम्ब, ब्रेज्ड डक, स्टीम्ड 8 ट्रेजर पोक, ग्लूटिनस राइस स्टफ्ड डक, स्टर फ्राइड कार्प, असॉर्टेड स्टफ्ड इंटेस्टिन्स, स्पाइसी ऑयल क्रिस्पी रोल, हनी यैम, स्लाइस्ड फ्रेश पीच, 8 ट्रेजर डिंग, स्टीम्ड बैम्बू शूट्स, बंदर के होठ, ऊंट की कुबार, हिरन के सींग, भालू के पंजे, 3 फ्रेश ऑस्मैंथस सूप, बीजवैक्स पोक ट्रॉटर्स, फ्रेश शार्क्स, फीन सूप। एक पाल बाद फैंग युआन और बाइनिंग बिंग चौथे फ्लोर पर शानदार सीट्स पर बैठे थे। जब उनके सामने लजीज व्यंजनों का ढेर लगा दिया गया, हर एक देखने में, खुशबू में और स्वाद में बेहतरीन था। फैंग युआन ने बांस की एक जोड़ी चॉपस्टिक्स उठाई और आराम से कुछ निवाले खाए। उसने पहले स्टीम्ड बैम्बू शूट्स ट्राई किए, वो ताजगी भरे द कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे। उसके बाद उसने फ्रेश पीच का एक टुकड़ा लिया, उसकी मिठास परफेक्ट थी। फिर उसने भालू का पंजा लिया, वो मोटा और मुलायम था, बिल्कुल स्टीम्ड लम की तरह, थोड़ी सी फ्लेवरिंग के साथ ही लाजवाब लग रहा था। बाइनिंग बिंग ने 3 फ्रेश ऑस्मैंथस सूप का एक घूंट पिया। स्वाद उसके मुंह में फैल गया जबकि खुशबू उसके होठों और दांतों पर रह गई, जिससे उसकी भूख जाग उठी। इतना टाइम तुम्हारे साथ गुजरने के बाद ये पहली बार है जब तुम इतने जेनरस हो रहे हो। खाते हुए वो फैंग युआन पर ताने कसना नहीं भूली। फैंग युआन हंसा, कोई जवाब नहीं दिया। वो बाइनिंग बिंग के शक और बेचैनी को जानता था। वो शांग शिनसियाई के करीब गया, अपनी पूरी ताकत से मेहनत करके उसकी रक्षा की। और फिर भी अपनी मंजिल पर उसने जानबूझकर उनसे रास्ता अलग कर लिया। ये हरकत ऐसी थी जिसे बाइनिंग बिंग समझ नहीं पा रही थी। फैंग युआन अब रैंक 2 पीक स्टेज पर था, रैंक 3 से सिर्फ एक कदम दूर। जो समझौता उसने बाइनिंग बिंग के साथ रैंक 3 के बारे में किया था, वो भी अपने अंजाम के करीब आ रहा था। लेकिन फैंग युआन अपना वादा बिल्कुल नहीं निभाने वाला था। उसकी नज़रों में ईमानदारी जैसी चीज सिर्फ जरूरत के अनुसार किया गया एक समझौता थी, या एक सुंदर पर्दा, जैसे एक विश्वसनीय मुखौटा। फैंग युआन ये जानता था, और बाइनिंग बिंग भी। इसलिए वो अब बेचैन होने लगी थी, क्योंकि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि फैंग युआन अपना वादा तोड़ेगा। फिर भी वो फैंग युआन का कुछ नहीं कर सकती थी। यांगू उसके कब्जे में था, उसके हाथ बंधे हुए थे। अभी बाई क्लैन के शिकार के बिना और बीस्ट हॉर्स के बिना फैंग और बाई एक ही टेबल पर खा रहे थे, एक दोस्ती का एहसास दे रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता बेहद तनावपूर्ण था। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ते तो वो अलग हो जाते और एक दूसरे के खिलाफ हो जाते। और ये कदम फैंग युआन का रैंक 3 में एडवांस करना था। एक बार जब वो एडवांस कर लेगा तो उसके और बाइनिंग बिंग के बीच समझौता होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, दोनों को आमने सामने आना होगा। बाइनिंग बिंग से कैसे निपटे? पूरे खाने के दौरान फैंग युआन इस पर विचार करता रहा। उसका कल्टीवेशन रुका नहीं रह सकता था, एक दिन ये विवाद बढ़ेगा ही। अभी सिचुएशन बहुत नाजुक थी। फैंग युआन का पलड़ा भारी था क्योंकि उसने यांगू को कंट्रोल किया था, लेकिन सच में बाइनिंग बिंग ने भी फैंग युआन की लगाम पकड़ रखी थी। उसने फैंग युआन के साथ सफर किया था, बाइगू पहाड़ की विरासत को खुद अनुभव किया था,
और ये भी देखा था कि कैसे फैंग युआन ने उन सभी बीस्ट हॉर्स को कारवां पर हमला करने के लिए आकर्षित किया था। वो बहुत कुछ जानती थी। डिंग हाओ के पोटेंशियल खतरे के मुकाबले बाइनिंग बिंग का खतरा फैंग युआन के लिए कहीं ज्यादा था। अगर मैं बाइनिंग बिंग को खत्म कर दूं, तो मुझे शांग शिनसियाई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे कल्टीवेशन की कमी के कारण मैंने कारवां के सफर के दौरान बाइनिंग बिंग को मारने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया। इस वक्त मुझे अपनी जान बचाने के लिए उसकी ताकत की जरूरत थी। इसके अलावा शांग शिनसियाई के पास होने से मैं आसानी से हमला नहीं कर सकता था। ये बाइनिंग बिंग हमेशा से ही मुझसे चुपके से सावधान रही है, और उसके पास उस बचाने के लिए आइस मसल्स जेड बोन्स हैं। मैं यूस एक झटके में खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा उसकी लड़ाई की समझ बेहतरीन है। अपने हाल ही में मिले अनुभव के साथ उससे निपटना अब और भी मुश्किल है। फैंग युआन ने सभी संभावनाओं पर विचार किया जब उसके विचार बह रहे थे, लेकिन उसी समय बाइनिंग बिंग भी अपनी स्थिति पर गहराई से विचार कर रही थी। किंग माओ पहाड़ छोड़ने के बाद से आखिरकार आराम करने और ठीक होने का समय मिला है। मुझे यांगू वापस लेना है और अपना मर्दाना शरीर वापस पाना है। अगर मैं सीधे यूज छीनता हूं तो सफल होने का चांस कम है, जब तक कि मैं फैंग युआन को एक पैल में मार ना दूं। लेकिन ये कमीना, भले ही वो रैंक 2 का है, उसकी लड़ने की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। ऐसा अजीब इंसान, बेहद अनुभवी लड़ने की तकनीकों के साथ, उसके उस शातिर दिमाग के साथ, जो सभी घिनौने अपराध करने में सक्षम है। कोई नैतिकता उस रोक नहीं सकती। वो ऐसा इंसान है जो सच में कोई भी पाप कर सकता है। सबसे जरूरी बात, मैंने अभी तक उसका असली ट्रम्प कार्ड नहीं ढूंढा है। लेकिन मेरे पास भी अपने फायदे हैं। उसका अभी का कल्टीवेशन अभी भी मुझ पर निर्भर है, और मैं बहुत सारे राज जानती हूं। शायद मैं इन चीजों का इस्तेमाल करके उस समझौता करने पर मजबूर कर सकती हूं। पॉइजन वागू का इस्तेमाल करके, और उसके साथ एक ऐसा समझौता करके जो तोड़ा ना जा सके। इसके अलावा मेन प्लंडर गू, सीज गू, पेटी थीफ गू और दूसरे गू का इस्तेमाल करके यांगू चुरा सकती हूं। बाइनिंग बिंग बेवकूफ नहीं थी। वो रास्ते भर देखती रही थी और अपने विकल्पों पर विचार कर रही थी। जैसे ही दोनों एक ही टेबल पर खा रहे थे, एक दूसरे से 3 कदम भी दूर नहीं, वो अच्छे दोस्तों की तरह दिख रहे थे, लेकिन अपने दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे थे। बाहरी दबाव के गायब होने से उनके आंतरिक विवाद उभार आए। शैंग क्लैन सिटी के इस अपेक्षाकृत सुरक्षित माहौल में उनके पास ऐसी समस्याओं पर विचार करने का समय था। लेकिन वो जितना इसके बारे में सोचते, उतना ही उन्हें दूसरा पार्टी परेशानी भरा लगता। फैंग युआन बिना किसी बंधन के काम करता था, लेकिन बाइनिंग बिंग भी वैसी ही थी। उसके विचार में जब तक जिंदगी रोमांचक है, कुछ भी चलता है। नैतिकता और सिद्धांत, वो क्या होते हैं? वो बहुत एक जैसे थे। दुनिया को नफरत से देखते द, और मजबूत इरादे वाले लोग द, जिनके पास ताकत की बेहद प्यास थी, सिर्फ खुद पर विश्वास करते थे। दूसरों के नजरिए से वो श्रापित शैतान द, समझ को नुकसान पहुंचाने वाले कचरे, उनकी मौत से दुनिया का भला होगा। लेकिन क्योंकि वो इतने एक जैसे थे, दोनों एक दूसरे के खतरे को महसूस कर सकते थे। सबसे मुश्किल दुश्मन जिससे निपटना होता है, वो अक्सर खुद होता है। सबसे जरूरी बात, उन्होंने एक दूसरे की कमजोरियां पकड़ रखी थी। अगर वो एक झटके में जीत नहीं पाते और दूसरे पार्टी को बचने और ठीक होने का मौका देते, तो दोनों हाय बर्बाद हो जाते। दोनों का सर दर्द करने लगा जितना वो इसके बारे में सोचते। ये बाइनिंग बिंग से निपटना आसान नहीं है। फैंग युआन ने दांत पीसे। उसके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम साधन थे। इस फैंग युआन की लगभग कोई कमजोरी नहीं है। बाइनिंग बिंग ने इन्हें सिकोड़ी। उसकी ऊँग में ठंडी रोशनी चमक रही थी। दोनों कुछ सोच नहीं पाए, इसलिए एक ही समय में ऊपर देखा, एक दूसरे को घूरते हुए। उनकी नजर एक पाल के लिए मिली, फिर मुड़ गई। उनके सामने की लजीज चीजें, भले ही स्वादिष्ट थी, गहरी सोच में डूबे दोनों के लिए उनका स्वाद ना के बराबर था। भले ही 50% की छूट थी, फैंग युआन ने फिर भी 15 प्राइमेवल स्टोन्स दिए। शैंग क्लैन सिटी सच में, यहां चीजें महंगी थी। दोनों ने अपना पेट भरा और रेस्टोरेंट से निकल गए। सड़कों पर फैंग युआन ने लोगों को चर्चा करते सुना। पता है क्या? सदर्न गेट पर शैंग क्लैन लीडर प्रकट हुए थे। ये कैसे मुमकिन है? ये सच है। वो एक झलक में आए और चले गए। पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। बकवास। शैंग क्लैन लीडर कैसे इंसान हैं? वो बिना वजह सड़कों पर क्यों दिखेंगे? अफवाहें फैली। कुछ ने दावा किया कि ये शांग यान फेइद, जबकि दूसरों ने इनकार किया। फैंग युआन ने ईस्टर्न गेट से घुसने का फैसला किया, जबकि शांग शिनसियाई साउथ से आई थी। जब तक अफवाहें ईस्टर्न गेट तक पहुंची, सच पहले ही पहचान से परे बिगड़ चुका था। बाइनिंग बिंग ने ये सुना
और इसे बस एक गुजरती हुई अफवाह समझा, इस पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही लोगों ने एक नई बातचीत शुरू कर दी, लेकिन फैंग युआन के लिए ये घटनाओं का एक साफ संकेत था। वो मन ही मन हंसा, लगता है कि शांग शिनसियाई की स्थिति उसकी यादों से उम्मीद से ज्यादा नहीं बदली थी। ए फ्लैट, वो फलों के पकने का इंतजार करेगा और खुद पर गिरने का। जल्दी देखो, वो फ्लाइंग ब्लू व्हेल है, ये क्लैन का कारवां आ गया है। अचानक किसी ने आसमान की तरफ इशारा किया, हैरानी से चिल्लाते हुए। एकदम सड़कों पर लोग रुक गए और आसमान में ऊपर देखने लगे। एक विशाल साया सब पर छा गया। आसमान में एक विशाल नीली व्हेल धीरे धीरे उभरी। खैर, उड़ने के मुकाबले कोई ये भी कह सकता है कि वो तैर रहे थे। फ्लाइंग ब्लू व्हेल एक विशाल जानवर था जो हवा में आजादी से घूम सकता था। वो ईस्टर्न सीज के 9 आसमानों के ऊपर रहते उनका स्वभाव शांत और नर्म था। अक्सर गू मास्टर्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए व्हेल एनस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल करते थे और उन्हें कारवां में इस्तेमाल करते थे। फ्लाइंग ब्लू व्हेल विशाल थी, एक छोटे पहाड़ की तरह, और पूरा कारवां उसके शरीर के अंदर छिपा हुआ था जब वो आसमान में उड़ता था। जंगलों से गुजरने वाले कारवां के मुकाबले खतरा बहुत कम था और स्पीड बहुत ज्यादा थी। लेकिन फ्लाइंग ब्लू व्हेल एक दिन में 500 किलोग्राम तक भोजन करती थी। सिर्फ एक बड़े आकार का क्लैन ही उन्हें खिलाने का खर्चा उठा सकता था। पूरे सदर्न बॉर्डर में सिर्फ ये क्लैन के पास फ्लाइंग ब्लू व्हेल्स थी। ये क्लैन सदर्न बॉर्डर के बादशाहों में से एक है, लगभग शांग क्लैन के बराबर का दर्जा रखता है और ईस्टर्न सीज के फोर्सेस के साथ उसके घने संबंध थे। क्या शानदार नजारा है, बाई निंग बिंग ने आह भरी। उसने पुराने बाई क्लैन गांव के बारे में सोचा। इस ब्लू व्हेल को बस बाई क्लैन गांव पर उतरना था और पूरा गांव बर्बाद हो जाता। विशाल आकृति शैंग लियांग पहाड़ की तरफ बढ़ी, जबकि फ्लाइंग ब्लू व्हेल धीरे धीरे एक पहाड़ की चोटी पर उतरी। फैंग युआन दूर से देख सकता था। उसने अपना विशाल मुंह खोला और उसके मुंह से बड़ी संख्या में काले बिंदु निकले। ये बिंदु ये क्लैन के कारवां के सदस्य लेकिन दूरी के कारण उन्हें साफ साफ नहीं देखा जा सकता था। ये क्लैन का कारवां आ गया है, मार्केट फिर से उतार चढ़ाव करेगा। मैंने सुना है ये क्लैन इस बार शांग लियांग पहाड़ पर ऑक्शन के लिए एक रैंक 5 गू लाया है। ये क्लैन और ईस्टर्न सीज के बीच गहरा संबंध है। वो इस बार जरूर ईस्टर्न सीज से कई स्पेशलिटीज लाए होंगे, उन्हें खरीदने में फायदा है। टॉपिक जल्दी से ये क्लैन कारवां पर चला गया। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग एक साथ रास्ते पर आगे बढ़े। गु यू क्लैन गांव किंगमाओ पहाड़ का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन शांग क्लैन सिटी पूरे शैंग लियांग पहाड़ को कवर करता था। सदर्न बॉर्डर्स में, यहां तक कि नंबर 1 क्लैन वू क्लैन के पास भी इतना विशाल पहाड़ी शहर नहीं था। पूरे शांग क्लैन सिटी में हर तरह की इमारतें थी, बांस की इमारतें, सूखी मिट्टी के घर, ईंट के घर, झोपड़ियां, पटघर और यहां तक कि मशरूम घर, गुफाएं, टावर, किले और बहुत कुछ। ये संरचनाएं एक साथ मिल गई थी, शांग लियांग पहाड़ को विभिन्न रंगों के एक सुंदर लिबास में ढक दिया था। सदर्न बॉर्डर के पूरे व्यापार केंद्र के रूप में शांग क्लैन सिटी सभी शक्तियों में सबसे ज्यादा जगह घेर लेता था। लेकिन अगर कोई सोचता है कि शांग क्लैन सिटी के पास बस इतना ही है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। ये सिर्फ शांग क्लैन सिटी का बहरी शहर है। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग एक विशाल गुफा में आए। क्या दोनों मेहमान इनर सिटी में प्रवेश करना चाहेंगे? हर व्यक्ति के लिए 100 प्राइमेवल स्टोन्स लगेंगे, रक्षक गु मास्टर ने अनुरोध किया। सिर्फ घुसने के लिए 100? बाइनिंग बिंग ने अपनी हैरानी व्यक्त की। इनर सिटी में कम जगह है, यह अनावश्यक लोगों को घुसने से रोकने के लिए है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी है। गु मास्टर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। शांग लियांग पहाड़ को शांग क्लैन ने हजारों सालों से आकर दिया था। उन्होंने न सिर्फ पहाड़ की सतह का इस्तेमाल किया था, बल्कि पहाड़ के अंदर गहराई में भी उन्होंने एक इनर सिटी बनाया था। चैप्टर एंड।